नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सिविक्स का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। तो देखो, इस चैप्टर में हमें कई सारे टॉपिक पढ़ने हैं, तो हम एक एक करके सभी टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सत्ता में साझेदारी किसे कहा जाता है। तो समाज के सभी वर्ग और सभी धर्म के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना ही सत्ता में साझेदारी कहलाता है। अब देखो, ये जो सत्ता है उसका बंटवारा दो रूपों में किया गया है। पहला सत्ता का क्षैतिज वितरण और दूसरा सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। तो इन दोनों को हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सत्ता के क्षैतिज वितरण को। तो सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता का समान स्तर पर बंटवारा ही क्षैतिज वितरण कहलाता है। जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। इसके पास पावर बराबर रहती है, लेकिन इसके काम अलग अलग होते हैं। जैसे कि जो विधायिका है उसका काम कानून बनाना है, जो कार्यपालिका है उसका काम विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को देश में लागू करवाना है, और जो न्यायपालिका है उसका काम कानून की रक्षा करना है। तो अब हम समझते हैं सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण को। तो सरकार का विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है, जिसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। इसमें सरकार की पावर अलग अलग स्तरों पर बटी होती है। जैसे कि सबसे ऊपर होती है केंद्र सरकार, जो पूरे देश की सरकार होती है। फिर उसके नीचे होती है राज्य सरकार, जो किसी एक राज्य की सरकार होती है। फिर होती है स्थानीय सरकार, जो कि लोकल स्तर पर काम करती है, और इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर निगम इत्यादि आते हैं। अब देखो, ये तो हो गई सत्ता की बंटवारे की बात, लेकिन हम बात करते हैं शासन की। तो जो शासन होता है वो दो प्रकार का होता है, संघात्मक शासन और एकात्मक शासन। तो इन दोनों को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि सत्ता और शासन दोनों अलग चीजें हैं। अगर यहाँ पर किसी को डाउट हो तो मैं बता दूं कि सत्ता का मतलब होता है पावर, यानी कि शक्ति, और शासन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति इस पावर या शक्ति का इस्तेमाल करके देश चला रहा है। जैसे कि आप इसे ऐसे समझो कि अपने देश भारत की पावर या शक्ति किसके हाथ में है? हमारे प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी। तो मोदी जी के हाथ में पावर है, और मोदी जी इसी पावर का इस्तेमाल करके देश चला रहे हैं, यानी कि देश पर शासन कर रहे हैं। तो आई होप आपको सत्ता और शासन में अंतर समझ आ गया होगा। अब हम वापस अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो जो शासन होता है वो दो प्रकार का होता है, संघात्मक शासन और एकात्मक शासन। तो इन दोनों को हम एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं संघात्मक शासन को। तो संघात्मक शासन में जो शक्तियाँ होती है, यानी कि पावर, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच संविधान के द्वारा बटी होती है। जैसे कि ये है भारत, और भारत के अंदर ये है बिहार। तो ये जो केंद्र सरकार होगी वो पूरे भारत की सरकार होगी, और बिहार भारत के अंदर आता है, तो केंद्र सरकार बिहार की भी सरकार होगी, और जो राज्य सरकार होगी वो भी बिहार की सरकार होगी। तो आप कह सकते हो कि एक देश और एक राज्य को चलाने के लिए दो सरकार की जरूरत पड़ती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो यहाँ पर पावर यानी कि शक्तियों का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच हो रहा है। तो यही है संघात्मक शासन। और ये जो संघात्मक शासन है वो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में देखने को मिलता है। तो अब हम समझते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था को। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में जो शक्तियाँ होती है, यानी कि पावर, वो सिर्फ केंद्र सरकार के पास होती है। इसमें जो राज्य सरकार होती है वो पूरी तरह से केंद्र के अधीन होती है और केंद्र की इच्छा पर काम करती है। जैसे कि ये है चीन, और चीन में एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो पूरे चीन को चलाने के लिए यहाँ पर सिर्फ केंद्र सरकार है, यहाँ पर राज्य सरकार नहीं होती है। और ये जो एकात्मक शासन व्यवस्था है वो चीन, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि देशों में देखने को मिलता है। अब देखो, हमने संघात्मक शासन और एकात्मक शासन को अच्छे से समझ लिया है, लेकिन एग्जाम में कई बार इन दोनों के बीच क्या अंतर है वो पूछा गया है। इसीलिए अब हम समझते हैं कि संघात्मक शासन और एकात्मक शासन में क्या अंतर है। तो पहले हम एक कॉलम बनाते हैं, एक साइड संघात्मक शासन और दूसरी साइड एकात्मक शासन लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट, संघात्मक शासन में दो स्तरीय सरकार होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और एकात्मक शासन में एक स्तरीय सरकार होती है, सिर्फ केंद्र सरकार। दूसरा पॉइंट, संघात्मक शासन में सत्ता का बंटवारा दोनों सरकारों के बीच संविधान के द्वारा होता है, और एकात्मक शासन में सत्ता सिर्फ केंद्र सरकार के पास होती है। तीसरा पॉइंट, संघात्मक शासन में संविधान जटिल होता है और संविधान में आसानी से बदलाव नहीं होता है, और एकात्मक शासन में संविधान लचीला होता है और केंद्र सरकार आसानी से इसे बदल सकता है। चौथा पॉइंट, संघात्मक शासन में नागरिक दोनों सरकारों के अधीन होते हैं, और एकात्मक शासन में नागरिक सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। पांचवा पॉइंट, संघात्मक शासन का उदाहरण भारत, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देश है,
और एकात्मक शासन का उदाहरण श्रीलंका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि देश है। तो हमने संघात्मक शासन और एकात्मक शासन को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है संघीय व्यवस्था का गठन। तो जो संघीय व्यवस्था है यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था, वो दो तरीकों से गठित होता है। पहला है संघीय राज्य और दूसरा है संघीय सरकार। तो इन दोनों को हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं संघीय राज्य को। तो दो या दो से अधिक स्वतंत्र राज्य एक साथ मिलकर एक बड़े देश का निर्माण करते हैं, उसे संघीय राज्य कहा जाता है। संघीय राज्य को साथ आकर संघ बनाना भी कहते हैं। जैसे कि मान लो ये 5 स्वतंत्र राज्य हैं और ये पांचों राज्य आपस में मिलकर एक देश बना लेते हैं। इसी को हम साथ आकर संघ बनाना या संघीय राज्य कहते हैं। और इसका सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो है अमेरिका। अमेरिका भी स्वतंत्र राज्य के मिलने से ही बना है, इसीलिए हम अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। अमेरिका में सभी राज्यों के पास बराबर पावर होती है और ये पावर इतना ज़्यादा है कि कोई भी राज्य देश से अलग होकर एक देश बना सकता है। तो हम कह सकते हैं कि संघीय राज्य में केंद्र सरकार से ज़्यादा पावर राज्य सरकार के पास होती है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलता है, यानी कि अमेरिका में एक नागरिक की 2 नागरिकता होगी। जैसे कि पहला नागरिकता राज्य का होता है, जैसे कि कैलिफोर्निया, और दूसरी नागरिकता अमेरिका का होता है। अमेरिका में दोहरा संविधान भी है, एक संविधान पूरे देश का है और दूसरा संविधान हर राज्य का अपना अपना है। यानी कि एक संविधान राज्य का हो गया और दूसरा संविधान पूरे देश का। अगर हम संघीय राज्य की उदाहरण की बात करें तो संघीय राज्य वाला देश है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड इत्यादि। तो अब हम समझते हैं संघीय सरकार को। तो एक बड़ा देश अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए अपनी शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित कर देता है, उसे संघीय सरकार कहा जाता है। संघीय सरकार को साथ रहकर संघ बनाना भी कहते हैं। जैसे कि ये एक बड़ा देश है और ये देश अपनी पावर अपने राज्यों के साथ शेयर करती है, तो इसी को हम साथ रहकर संघ बनाना या संघीय सरकार कहते हैं। और इसका सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो है भारत। भारत में जो पावर है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बांट दिया गया है। पर इसमें होता यह है कि किसी राज्य के पास ज़्यादा पावर होती है तो किसी राज्य के पास कम पावर होती है। मतलब कि सभी राज्यों के पास बराबर पावर नहीं होती है। और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार होते हैं उसके बीच भी पावर का बंटवारा बराबर नहीं है। केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पावर होती है राज्य सरकार के मुकाबले। अगर हम बात करें नागरिकता की तो भारत में एक हरी नागरिकता चलता है। जैसे कि आप चाहे बिहार के हो, पंजाब के हो या किसी दूसरे राज्य के हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं। यहाँ पर राज्यों का कोई अलग से नागरिकता नहीं होता है। अगर हम बात करें संविधान की तो भारत में सिर्फ एक ही संविधान है जो पूरे देश और पूरे राज्यों पर लागू होता है। पहले जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था जो अब खत्म हो चुका है। अगर हम संघीय सरकार की उदाहरण की बात करें तो संघीय सरकार वाला देश है भारत, बेल्जियम, स्पेन इत्यादि। तो हमने संघीय व्यवस्था का गठन को अच्छे से समझ लिया है। तो अब हम समझते हैं संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं को, यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता को। तो पहला है, संघीय शासन व्यवस्था में दोहरे स्तर की सरकार होती है, एक केंद्रीय सरकार और दूसरा प्रांतीय सरकार। दूसरा है, संघीय शासन व्यवस्था में सभी स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। तीसरा है, संघीय शासन व्यवस्था में मुख्य सरकार को केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्रांतीय सरकार के रूप में जानते हैं। चौथा है, संघीय शासन व्यवस्था में एक ही नागरिक पर दोनों सरकार शासन करती है। पांचवा है, संघीय शासन व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। छठा है, संघीय शासन व्यवस्था में नागरिकों की दोहरी पहचान होती है। नागरिक अपने क्षेत्र के भी होते हैं यानी कि राज्य के, और अपने देश के भी होते हैं। सातवां है, संघीय शासन व्यवस्था में किसी एक स्तर की सरकार अकेले संविधान में बदलाव नहीं कर सकती है, इसके लिए दोनों स्तर की सरकारों की सहमति जरूरी होता है। तो हमने संघीय शासन व्यवस्था के विशेषताओं को समझ लिया है। तो अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है भारत में संघीय शासन व्यवस्था। तो अब हम इसे समझते हैं। तो देखो, भारतीय संविधान में 2 तरह की सरकारों की व्यवस्था की गई है। एक सरकार संपूर्ण राष्ट्र के लिए है जिसे हम संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार कहते हैं, और दूसरा सरकार राज्य के लिए है जिसे हम राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार कहते हैं। अब देखो, भारत में कुछ ऐसी भी जगह है जो कोई राज्य नहीं है और ना ही किसी राज्य के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसी जगहों को हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इसे केंद्र शासित प्रदेश ही क्यों बनाया गया, राज्य क्यों नहीं बनाया गया? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये इतनी बड़ी भी नहीं है कि इसको स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए, और ये इतनी छोटी भी नहीं है कि किसी दूसरे राज्य में इसको मिला दिया जाए। इसके अलावा और भी कई कारण हैं, जैसे कि भौगोलिक, सांस्कृतिक इत्यादि, इसलिए इसे राज्य न बनाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अगर हम बात करें शासन की,
तो केंद्र शासित प्रदेश पर केंद्र सरकार शासन करती है। और आपको पता होगा कि हमारे देश भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और जिसको नहीं पता है कि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो मैं यहाँ पर एक बार बता दे रहा हूँ, आप लोग इसे एक बार ध्यान से देख लेना। तो पहला है दिल्ली और इसकी राजधानी है नई दिल्ली। दूसरा है चंडीगढ़ और इसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है। तीसरा है जम्मू और कश्मीर, तो इसकी 2 राजधानी है, गर्मियों में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू। चौथा है लद्दाख, तो इसकी भी 2 राजधानी है, गर्मियों में लेह और सर्दियों में कारगिल। पांचवा है लक्षद्वीप और इसकी राजधानी है कावारती। छठा है पुडुचेरी और इसकी राजधानी पुडुचेरी ही है। सातवां है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और आठवां है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव और इसकी राजधानी है दमन। अब देखो, ये तो हो गई केंद्र शासित प्रदेश की बात, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिसे विशेषाधिकार प्राप्त है, जैसे कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इत्यादि। ये सब कुछ ऐसे देश हैं जिसको विशेषाधिकार प्राप्त है। यहाँ के स्थानीय लोगों के अलावा कोई भी भारतीय नागरिक वहाँ पर जमीन या मकान नहीं खरीद सकता है। इसके अलावा और भी कई सारे रूल्स हैं। अब देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भारतीय संविधान में 2 तरह की सरकारों की व्यवस्था की गई है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और इन दोनों सरकारों के बीच पावर यानी कि शक्तियों का बंटवारा भी होता है। तो अब हम इसी को समझते हैं कि विधायी अधिकारों यानी कि पावर का बंटवारा कैसे होता है। तो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वो विषय आते हैं जो पूरे देश से संबंधित होते हैं, जैसे कि रक्षा, विदेश नीति, संचार साधन, मुद्रा, बैंकिंग इत्यादि। ये सब पूरे देश से संबंधित होते हैं, इसीलिए इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को ही है। अब जो राज्य सूची है, इसमें वो विषय आते हैं जो राज्य और स्थानीय महत्व से संबंधित होते हैं, जैसे कि पुलिस। आपको पता ही होगा कि हर एक राज्य की अपनी अपनी पुलिस होती है, जैसे कि बिहार पुलिस, यूपी पुलिस इत्यादि। इसके अलावा स्वास्थ्य, जेल, कृषि, राज्य के भीतर व्यापार व वाणिज्य इत्यादि, ये सब राज्य से संबंधित होते हैं, इसीलिए इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को ही है। अब जो समवर्ती सूची है, इसमें वो विषय आते हैं जो नागरिक के समान हित से संबंधित होते हैं, जैसे कि शिक्षा, बिजली, वन, विवाह, तलाक, गोद लेना इत्यादि। ये सब नागरिक के समान हित से संबंधित होते हैं, इसीलिए इस विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जब एक ही विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं और दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों में टकराव हो जाता है, तो उस परिस्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। लेकिन अब देखो, यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर कोई विषय इन तीनों सूची में नहीं आएगा तो उनको हम किस सूची में रखेंगे और इन विषयों पर कानून कौन बनाएगा। तो देखो, जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं आते हैं, जैसे कि साइबर कानून, डिजिटल करेंसी, अंतरिक्ष अनुसंधान, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इत्यादि, तो इस तरह के विषय किसी भी सूची में नहीं है। इसीलिए इस तरह के विषयों को अवशिष्ट सूची में रखा गया है। और अवशिष्ट सूची में जितने भी विषय आते हैं, उन पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। अब देखो, ये सब जितने भी कानून हमने पढ़े हैं, वो सब हमारे संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर कोई नया कानून बनाना हो तो कैसे बनेगा, या तो जो कानून बने हैं उसमें कुछ बदलाव करने हो तो कैसे होगा। तो इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कि हमें भारत में जीएसटी लागू करवाना है, तो ये कैसे होगा। तो सबसे पहले सरकार जीएसटी से मिलता जुलता एक बिल तैयार करेगा। अब इस बिल को संसद में रखा जाएगा ताकि इस बिल पर चर्चा हो सके। जब इस बिल पर चर्चा हो जाएगी तो इसे संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में भेज दिया जाएगा वोटिंग के लिए कि कौन इस बिल को पास करवाने के समर्थन में है। अब लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को लेके वोटिंग होगी, लेकिन इस बिल को पास करवाने के लिए कम से कम 2/3 बहुमत का होना जरूरी है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर। जैसे कि मान लो लोकसभा में 12 लोगों ने वोटिंग की, तो उसमें से कम 8 लोग बिल को पास करवाने के समर्थन में वोट दिया हो। इसी तरह से मान लो कि राज्यसभा में 9 लोगों ने वोटिंग की, तो उसमें से कम 6 लोग बिल को पास करवाने के समर्थन में वोट दिया हो। अब जब ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाता है, तब इसे सभी राज्यों के विधानसभा में भेजा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो बिल है वो पूरे देश में लागू होने वाला है, तो बिल को विधानसभा में भी पास करना जरूरी होता है। और इस बिल को पास करवाने के लिए कम से कम 50% राज्यों की विधानसभाओं से भी इस बिल को पास करवाना पड़ेगा। मतलब कि अगर भारत में 28 राज्य हैं
तो उसमें से कम 14 राज्यों के विधानसभाओं में इस बिल को पास करवाना पड़ेगा। अब जब ये बिल 50% राज्यों की विधानसभाओं से पास हो जाएगा तो इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, और राष्ट्रपति जब इस बिल पर अपना सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर कर देंगे तो ये बिल संविधान का हिस्सा बन जाएगा, और ये बिल यानी कि ये कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा। अब देखो, नया कानून या संविधान में संशोधन कैसे होता है ये हमने समझ लिया है। अब यहाँ पर आप एक और बात याद रखो कि भारत की जो संघीय शासन व्यवस्था है वो एक संविधान से चलती है। तो अगर किसी वजह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच झगड़ा हो जाता है तो इस झगड़े को निपटाने की जिम्मेवारी न्यायपालिका की होती है। ठीक इसी तरह से अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानून में कोई गड़बड़ी होती है तो इस कानून को न्यायपालिका गैर कानूनी घोषित कर सकती है। तो हमने भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अच्छे से समझ लिया है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है भाषा नीति। तो अब हम इसे समझ लेते हैं। तो भाषा के चलते देश में किसी भी प्रकार का रुकावट न होने देना भाषा नीति कहलाता है। अब देखो, हमारे संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है। हमें ऐसा लगता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हम गलत है, क्योंकि हमारे देश में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। हमारे देश में लगभग 40% लोग हिंदी बोलते हैं, मतलब कि ज़्यादातर आबादी हिंदी बोलती है, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक इसी तरह से भारत में 21 भाषाएं बोली जाती है, जो लगभग 60% बचे हुए लोग बोलते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे देश में 22 मुख्य भाषाएं बोली जाती है, जिसे भारत की अनुसूचित भाषाएं कही जाती है, और इस 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। इन 22 भाषाओं की ये एक चार्ट है। इसमें दिखाया गया है कि कितने प्रतिशत लोग कौन सी भाषाएं बोलते हैं। तो आप इसे एक बार ध्यान से देख लेना। अब देखो, आप लोगों को भाषा को लेके कुछ फैक्ट बताता हूँ। तो 1991 ईस्वी में एक जनगणना हुआ था, जिसमें पाया गया था कि भारत में 1500 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। फिर सरकार ने मिलते जुलते भाषा को मिलाकर एक भाषा बनाया, और ये सब करने के बाद जो 1500 भाषाएं थी वो अब 114 पर आ गई। तो 1991 ईस्वी में कहने को तो भारत में 114 भाषाएं थी, लेकिन 2011 के जनगणना में पता चला कि भारत में जो 114 भाषाएं थी वो अब 121 हो गई है। तो आपको बस ये बात याद रखनी है कि भारत में जो अनुसूचित भाषाएं हैं वो 22 है, और जो गैर अनुसूचित भाषाएं हैं वो 99 है। आपको यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी है। हमारे देश भारत की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। ध्यान रखना, ये दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि राजभाषा। मतलब कि जितने भी सरकारी काम होंगे वो सब इन्हीं दोनों भाषाओं में होंगे। ये दोनों राष्ट्रभाषा नहीं है, ये सिर्फ राजभाषा है। अब देखो, तमिलनाडु में एक घटना हुआ था भाषा को लेके। तो हुआ ये था कि 1965 ईस्वी में सरकार ने अंग्रेजी भाषा को सरकारी कामकाज से हटा दिया, यानी कि जो सरकारी कामकाज होगा वो सिर्फ हिंदी में होगा, अंग्रेजी में नहीं। तो तमिलनाडु के कई सारे लोग जिनको हिंदी नहीं आती थी वो आवाज़ उठाते हैं और आंदोलन करने लगते हैं। उन लोगों का कहना था कि अंग्रेजी भाषा को राजभाषा से नहीं हटाना चाहिए, बल्कि इंग्लिश भाषा का उपयोग जारी रहना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के लिए इंग्लिश भाषा ही समझना आसान था हिंदी भाषा के मुकाबले। तो ये जो आंदोलन हो रहे थे वो उग्र हो जाता है, यानी कि हिंसक हो जाता है। अब इस आंदोलन को बंद करवाने के लिए केंद्र सरकार उन लोगों की मांगों को पूरा करते हैं, और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी राजभाषा में शामिल किया जाता है। तो हमने भाषा नीति को अच्छे से समझ लिया है। तो अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है केंद्र राज्य संबंध। तो अब हम इसे समझते हैं। तो देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब से भारत में सिर्फ एक ही पार्टी सत्ता में थी, मतलब कि केंद्र में, और ज़्यादातर राज्यों में सिर्फ एक ही पार्टी सत्ता में रहती थी, कांग्रेस पार्टी। और अगर गलती से किसी राज्य में कोई दूसरी पार्टी जीत जाती थी तो उसको अपने राज्य में विकास करने के लिए पैसा नहीं दिया जाता था। दरअसल उस पार्टी को कमजोर करने का प्रयास करती थी, ताकि अगली बार वह पार्टी चुनाव नहीं जीत पाए। तो इस तरह का सिस्टम इंडिया में कई सालों तक चलता है। लेकिन 1990 ईस्वी में गठबंधन की सरकार बनाने का विचार होता है, क्योंकि हुआ यह था कि 1990 ईस्वी में किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, और स्पष्ट बहुमत यानी कि पूर्ण बहुमत लाने के लिए अलग अलग पार्टियां एक साथ मिलती है और गठबंधन की सरकार बनाती है। तो जब से गठबंधन की सरकार का सिस्टम शुरू हुआ तब से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के संबंध अपने आप ही ठीक होने लगे, क्योंकि केंद्र सरकार अगर राज्य सरकार को दबाएगी तो राज्य सरकार की पार्टी अगली बार केंद्र सरकार को अपना समर्थन नहीं देगी गठबंधन की सरकार बनाने के लिए। तो इस डर के कारण केंद्र सरकार को राज्य सरकार की वैल्यू समझ में आने लगी, और केंद्र तथा राज्यों के बीच का संबंध अपने आप ही ठीक होने लगे। तो हमने केंद्र व राज्य संबंध को अच्छे से समझ लिया है। तो अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है भारत में विकेंद्रीकरण। तो अब हम इसे समझते हैं।
तो देखो, विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि जब पावर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो उसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि भारत में विकेंद्रीकरण की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो, भारत एक बहुत बड़ा देश है और इतने बड़े देश में एक छोटे से गांव में क्या दिक्कत है वो सिर्फ स्थानीय सरकार ही अच्छे से समझ सकती है। इसलिए भारत में विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव लाया गया और स्थानीय सरकार को भी पावर दी गई। लेकिन देखो, कहने को तो स्थानीय सरकार को पावर दे दिया गया है, लेकिन स्थानीय सरकार के पास सही से पावर आई नहीं थी। यानी कि जो विकेंद्रीकरण हुआ था वो ज्यादा प्रभावशाली नहीं हुआ था। लेकिन अब देखो, 1992 ईस्वी में संविधान में संशोधन होता है और उसके बाद स्थानीय सरकार को कानूनी रूप से मजबूत बना दिया जाता है। क्योंकि जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें कुछ मुख्य बदलाव देखने को मिले थे। जैसे कि पहला बदलाव ये था कि हर 5 साल में नियमित चुनाव कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य हो गया। देखो, चुनाव पहले भी होते थे लेकिन नियमित चुनाव नहीं होता था, इसीलिए अब नियमित चुनाव को अनिवार्य कर दिया गया। दूसरा बदलाव ये था कि अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST और पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित की गई। तीसरा बदलाव ये था कि महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 33% सीटें आरक्षित की गई। यहाँ पर आपको ये बातें याद रखनी है कि बिहार में अभी महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई है। चौथा बदलाव ये था कि स्थानीय सरकारों का निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हर राज्य में एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। और पांचवा बदलाव ये था कि राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य किया गया कि वे अपने राजस्व यानी कि टैक्स से मिले पैसे का कुछ हिस्सा स्थानीय सरकार को दे ताकि वह अपने क्षेत्र में विकास कर पाए। तो हमने भारत में विकेंद्रीकरण को अच्छे से समझ लिया है। तो अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की एक झलक। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है लेकिन ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो अब हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो, स्थानीय सरकार को पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। अब ये जो पंचायती राज है उसकी शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे हुई थी। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय ढांचा का सुझाव दिया था। उन लोगों का कहना था कि गांव स्तर पर पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति या क्षेत्रीय समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए जो स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुने और समझे। अब देखो, ये त्रिस्तरीय ढांचा पहली बार 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ था। लेकिन ये त्रिस्तरीय ढांचा इतना अच्छा था कि 1959 ईस्वी में ही आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई और यही त्रिस्तरीय ढांचा 1992 ईस्वी में लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किया गया और इसे संविधान में पंचायती राज अधिनियम के तहत शामिल किया गया। और उसके बाद ये त्रिस्तरीय ढांचा यानी कि पंचायत व्यवस्था पूरे देश में लागू हो गया। अब देखो, हमारे बिहार में भी यही त्रिस्तरीय ढांचा है और ये जो त्रिस्तरीय ढांचा है उसके 2 रूप है। पहला पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा और दूसरा नगरीय शासन व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा। तो सबसे पहले हम पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा को देख लेते हैं। तो पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। और इन तीनों का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। तो अब हम इन तीनों को एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ग्राम पंचायत को। तो देखो, जो ग्राम पंचायत होता है वो अकेले एक बड़े गांव का भी हो सकता है या फिर 2-3 छोटे छोटे गांव को मिलाकर भी एक ग्राम पंचायत बना दिया जाता है। और राज्य सरकार के हिसाब से 7,000 की औसत आबादी पर ग्राम पंचायत का स्थापना होता है। अब देखो, जो ग्राम पंचायत होती है उसमें कई सारे वार्ड सदस्य होते हैं और एक पंचायत में जो वार्ड सदस्य होते हैं उनकी संख्या लगभग 15 से 16 होती है। एक पंचायत क्षेत्र में 500 की आबादी पर एक वार्ड बनता है और यहीं 500 लोग अपना वोट देकर एक वार्ड सदस्य चुनते हैं। अब देखो, ग्राम पंचायत के जो लोग होते हैं वो अपना वोट देकर एक मुखिया चुनते हैं और ये जो मुखिया होता है वो उस ग्राम पंचायत का हेड होता है यानी कि प्रधान होता है। और उस ग्राम पंचायत में जितने भी गांव आते हैं उस सबके लिए फैसला लेने का पावर होता है मुखिया के पास। अब देखो, हर एक पंचायत में सरकार की तरफ से एक पंचायत सेवक नियुक्त किया जाता है और ये जो पंचायत सेवक होते हैं वो ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के लिए बजट तैयार करता है और सरकार के द्वारा चलाए गए योजनाओं को गांव के लाभार्थियों तक पहुंचाते हैं। अब देखो, ये जो ग्राम पंचायत है इसको चलाने के लिए प्रमुख अंग होते हैं और ये जो प्रमुख अंग है यानी कि ग्राम पंचायत के जो प्रमुख अंग है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला मुखिया, दूसरा ग्राम सभा, तीसरा ग्राम रक्षा दल या दलपति और चौथा ग्राम कचहरी।
तो जो मुखिया है उसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा है। अब दूसरा है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है जो एक प्रकार का बैठक है, और इस सभा में 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्त्री और पुरुष भाग लेते हैं। ग्राम सभा बैठक एक वर्ष में कम से कम 4 बार होती है और इसकी अध्यक्षता मुखिया करता है। अब तीसरा है ग्राम रक्षा दल। तो ग्राम रक्षा दल गांव की पुलिस व्यवस्था है और इसमें 18 साल से लेकर 30 साल तक के उम्र वाले युवक शामिल हो सकते हैं। सुरक्षा दल का एक नेता भी होता है जिसे दलपति कहा जाता है, और इसके ऊपर गांव की रक्षा और शांति का दायित्व रहता है। अब चौथा है ग्राम कचहरी। तो ग्राम कचहरी ग्राम पंचायत का अदालत होता है, और ये जो ग्राम कचहरी है इसका प्रभारी सरपंच होता है, और ये जो सरपंच है उसका भी चुनाव होता है। जो ग्राम पंचायत के लोग होते हैं वो अपना वोट देकर एक सरपंच चुनते हैं। अब देखो, जो सरपंच होते हैं वो कम से कम 10,000 मामलों की सुनवाई कर सकता है, चाहे वो मामला दीवानी का हो, यानी कि जमीन विवाद, पैसों का लेन देन विवाद, शादी का विवाद इत्यादि, और चाहे वो मामला फौजदारी का हो, यानी कि चोरी, डकैती, मारपीट, हत्या, घरेलू हिंसा इत्यादि। तो हमने यहाँ पर ग्राम पंचायत को अच्छे से समझ लिया है। तो अब हम समझते हैं पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के दूसरे प्रकार को, जो कि है पंचायत समिति। तो पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है, और ये ग्राम पंचायत और जिला परिषद को आपस में जोड़ती है। बिहार में 5,000 की आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य चुने जाने का प्रावधान है। अब देखो, पूरे ग्राम पंचायत का एक पंचायत समिति होता है, और ग्राम पंचायत के जो लोग होते हैं वो अपना वोट देकर एक पंचायत समिति चुनते हैं, और ये जो पंचायत समिति होता है उसका सीधा कनेक्शन होता है ब्लॉक से, यानी कि प्रखंड से। तो होता यह है कि जनता अपनी वोटिंग से चुनती है एक पंचायत समिति को, और एक ब्लॉक या प्रखंड में जितने भी पंचायत समिति होंगे वो अपनी वोटिंग से चुनते हैं एक प्रमुख और एक उप प्रमुख को, और ये जो प्रमुख है वो पूरे पंचायत समिति का प्रधान होता है। प्रमुख का मुख्य काम पंचायत समिति की बैठक बुलाना, उसकी अध्यक्षता करना है। इसके अलावा पंचायत समिति के कामों की जांच पड़ताल करना और प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि वीडीओ पर नियंत्रण रखना। अब ये जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है यानी कि वीडीओ है, वो ब्लॉक का एक सरकारी अफसर है, और ये पूरे पंचायत समिति का मुख्य सचिव होता है। अब ये जो पंचायत समिति होते हैं उसके कुछ काम होते हैं, तो अब हम उन्हें देख लेते हैं। तो पहला काम ये है कि पंचायत समिति सभी ग्राम पंचायतों के वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श करती है और जिला परिषद में प्रस्तुत करती है। दूसरा काम ये है कि राज्य सरकार या जिला परिषद के द्वारा दिए गए कार्यों को पूरा करना। और तीसरा काम ये है कि सामुदायिक विकास कार्य एवं प्राकृतिक आपदा के समय राहत का प्रबंध करना। तो अब हम समझते हैं पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के तीसरे प्रकार को, जो कि है जिला परिषद। तो बिहार में जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर है, और 50,000 की आबादी पर जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है। अब देखो, सभी ब्लॉक या प्रखंड में एक जिला परिषद होता है, लेकिन जो ब्लॉक बहुत बड़ा होता है उसमें 2 जिला परिषद होते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि 8 या 9 ग्राम पंचायतों पर एक जिला परिषद होता है। तो अगर किसी एक ब्लॉक में सिर्फ 8 या 9 ग्राम पंचायत आते हैं तो उस ब्लॉक में सिर्फ एक जिला परिषद होगा, लेकिन अगर किसी एक ब्लॉक में 18 या 19 ग्राम पंचायत आते हैं तो उस ब्लॉक में 2 जिला परिषद होगा। 8 या 9 ग्राम पंचायतों का एक जिला परिषद और 9 या 10 ग्राम पंचायतों का एक जिला परिषद। अब देखो, एक जिले में जितने भी जिला परिषद होंगे वो लोग अपनी वोटिंग से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं, और ये जो अध्यक्ष होते हैं इसे चेयरमैन भी कहा जाता है, और ये एक जिले के सभी जिला परिषद का प्रधान होता है। इसके अलावा पूरे जिला परिषद का एक सचिव भी होता है, जिसे डीडीसी यानी कि डेप्यूटी डेवलपमेंट कमिश्नर कहा जाता है, मतलब कि उप विकास आयुक्त कहा जाता है। अब ये जो जिला परिषद होते हैं उसके कुछ काम होते हैं, तो अब हम उन्हें देख लेते हैं। तो पहला काम ये है कि पूरे जिला के ग्रामीण विकास के लिए बड़ी योजनाएं बनाना। दूसरा काम ये है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मिलने वाले करोड़ों रुपये का अनुदान यानी कि फंड को अलग अलग ब्लॉक और पंचायतों में बांटना। तीसरा काम ये है कि जिले के स्तर पर चलने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे कि मुख्य ग्रामीण सड़कें, बड़े अस्पताल, सिंचाई परियोजना इत्यादि की देखरेख करना। तो हमने यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे को समझ लिया है। तो अब हम समझते हैं नगरीय शासन व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे को। तो बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था 3 प्रकार की होती है। पहला नगर पंचायत, दूसरा नगर परिषद और तीसरा नगर निगम। और इन तीनों का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। तो अब हम इन तीनों को एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं नगर पंचायत को।
तो यह शहरी व्यवस्था का सबसे शुरुआती या निचला स्तर है। ये जो नगर पंचायत होता है वो ऐसे इलाकों के लिए होता है जो पहले गांव थे लेकिन अब धीरे धीरे शहर में बदल रहे हैं। अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो बिहार में जिस शहर की जनसंख्या 12,000 से लेकर 40,000 तक हो, वहां पर नगर पंचायत का गठन होता है। अगर हम बात करें इसकी बनावट की, यानी कि ये नगर पंचायत कैसे काम करती है, तो देखो पूरे क्षेत्र को वार्डों में बांटा जाता है और जो जनता होती है वो अपना वोट देकर अपने वार्ड का वार्ड परिषद चुनता है। और ये जो वार्ड परिषद होते हैं उनकी संख्या 10 से लेकर 37 के बीच होती है। और जो चुने गए वार्ड पार्षद होते हैं वो अपना वोट देकर एक मुख्य पार्षद यानी कि प्रेसिडेंट या चेयरमैन चुनते हैं और साथ ही एक उप मुख्य पार्षद भी चुनते हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से एक सरकारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है जिसे कार्यपालक पदाधिकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता है। और ये जो कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं वो नगर पंचायत का सचिव होता है। अब हम नगर पंचायत के कुछ कामों को देख लेते हैं। तो नगर पंचायत के कई सारे काम हैं, जैसे कि साफ सफाई करवाना, गलियों में लाइट लगवाना, पेयजल की व्यवस्था करना, नालियों की सफाई करवाना, सड़क निर्माण और उसकी मरम्मत करवाना, प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध करना, शमशान घाट या कब्रिस्तान का प्रबंध करना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना। तो अब हम समझते हैं नगरीय शासन व्यवस्था के दूसरे प्रकार को, जो कि है नगर परिषद। तो यह शहरी व्यवस्था का मध्य स्तर है और ये जो नगर परिषद है ये उन शहरों के लिए होता है जो पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं लेकिन बहुत बड़े महानगर नहीं है, यानी कि बहुत बड़ा शहर नहीं है। अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो बिहार में जिस शहर की जनसंख्या 2 लाख से लेकर 3 लाख तक होती है वहां पर नगर परिषद का गठन होता है। अगर हम बात करें इसकी बनावट की, यानी कि ये नगर परिषद कैसे काम करती है, तो देखो यहाँ भी शहर को वार्डों में बांटा जाता है और जो जनता होती है वो अपना वोट देकर अपने वार्ड का एक वार्ड पार्षद चुनता है। और ये जो वार्ड पार्षद होते हैं उनकी संख्या 10 से लेकर 40 के बीच होती है। और ये जो चुने गए वार्ड पार्षद होते हैं वो अपना वोट देकर एक सभापति यानी कि चेयरमैन चुनते हैं और साथ ही एक उप सभापति भी चुनते हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से एक सरकारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है जिसे कार्यपालक पदाधिकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता है। और ये जो कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं वो नगर परिषद का सचिव होता है। अब हम नगर परिषद के कामों को देख लेते हैं। तो नगर परिषद के कई सारे काम होते हैं, जैसे कि साफ सफाई करवाना, गलियों में लाइट लगवाना, पेयजल की व्यवस्था करना, नालियों की सफाई करवाना, सड़क निर्माण और उसकी मरम्मत करवाना, प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध करवाना, शमशान घाट या कब्रिस्तान का प्रबंध करवाना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, टीके लगाना तथा महामारी से बचाव का उपाय करना, मनुष्य एवं पशुओं के लिए अस्पताल खोलना, आग से सुरक्षा करना। अब देखो ये जो सारे काम हैं वो नगर परिषद के लिए अनिवार्य काम है, मतलब कि ये सारे काम नगर परिषद को करने ही करने हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ काम होते हैं जो नगर परिषद अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे कि नई सड़क का निर्माण करवाना, शहर में नए इलाकों का निर्माण करवाना, गलियों तथा नालियों का बनवाना, गरीबों के लिए घर बनवाना, बिजली का प्रबंध करना, पार्क पुस्तकालय आदि का निर्माण करना। तो ये सब काम नगर परिषद अपनी इच्छा से करवाते हैं। तो अब हम समझते हैं नगरीय शासन व्यवस्था के तीसरे प्रकार को, जो कि है नगर निगम। तो यह शहरी व्यवस्था का सबसे बड़ा और सर्वोच्च स्तर है। ये जो नगर निगम है ये उन शहरों के लिए होता है जो पूरी तरह से विकसित है और ये बड़े घनी आबादी वाले और आर्थिक रूप से मजबूत शहरों के लिए होता है, जैसे कि पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा, बिहार शरीफ, आरा इत्यादि। अब देखो अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो बिहार में जिस शहर की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होती है उस शहर में नगर निगम की स्थापना की जाती है। अगर हम बात करें इसकी बनावट की, यानी कि ये नगर निगम कैसे काम करती है, तो देखो यहाँ भी शहरों को कई बड़े बड़े वार्डों में बांटा जाता है और जो जनता होती है वो अपना वोट देकर अपने वार्ड का वार्ड पार्षद चुनता है। और ये जो वार्ड पार्षद होते हैं उनकी संख्या 37 से लेकर 75 के बीच होती है। और ये जो चुने गए वार्ड पार्षद होते हैं वो अपना वोट देकर एक महापौर चुनते हैं यानी कि मेयर चुनते हैं और साथ ही एक उप महापौर यानी कि डेप्यूटी मेयर भी चुनते हैं। और ये जो मेयर होता है वो पूरे नगर निगम का प्रधान होता है। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि बिहार में नगर निगम चुनावों के नियमों में कुछ बदलाव हुआ था, जिसके चलते कुछ जगहों पर मेयर और डेप्यूटी मेयर का चुनाव जनता डायरेक्ट अपनी वोटिंग से करती है। यहाँ पर वोटिंग के लिए वार्ड पार्षद की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखो इसके अलावा सरकार की तरफ से एक सरकारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है जिसे नगर आयुक्त यानी कि म्युनिसिपल कमिश्नर कहा जाता है। और ये जो नगर आयुक्त होते हैं
वो आमतौर पर एक सीनियर आईएएस भी हो सकता है या राज्य प्रशासनिक सेवा का कोई अधिकारी भी हो सकता है और इसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। और ये जो नगर आयुक्त होते हैं यानी कि म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं, वो नगर निगम के सचिव होते हैं। अब हम नगर निगम के कामों को देख लेते हैं। तो नगर निगम के कई सारे काम हैं, जैसे कि पहला, नगर क्षेत्र में नालियों, पेशाब खाना, शौचालय इत्यादि का निर्माण करना। दूसरा, कूड़ा करकट तथा गंदगी की सफाई करना। तीसरा, पीने के पानी का प्रबंध करना। चौथा, गलियों, पुलों एवं उद्यानों की सफाई एवं निर्माण करना। पांचवा, मनुष्य तथा पशुओं के लिए अस्पताल बनवाना। छठा, छुआछूत जैसी बीमारी पर रोक लगाने का प्रयास करना। सातवां, सरकारी स्कूलों, पुस्तकालयों और म्यूजियम की स्थापना करना। आठवां, विभिन्न कल्याण केंद्र बनवाना, जैसे कि मातृ केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्धाश्रम की स्थापना एवं देखभाल करना। नौवां, खतरनाक व्यापारों की रोकथाम, खतरनाक जानवरों तथा पागल कुत्तों को पकड़ने का प्रबंध करना। 10वां, दुग्धशाला की स्थापना एवं प्रबंध करना। 11वां, आग बुझाने का प्रबंध करना। 12वां, मनोरंजन गृह का प्रबंध करना। 13वां, जन्म मृत्यु का पंजीकरण का प्रबंध करना। 14वां, नगर की जनगणना करना। 15वां, नए बाजार का निर्माण करना। 16वां, नगर में बस आदि चलवाना। 17वां, शमशानों तथा कब्रिस्तानों की देखभाल करना। 18वां, गृह उद्योग तथा सहकारी भंडारों की स्थापना करना इत्यादि। तो हमने यहाँ पर नगर निगम को अच्छे से समझ लिया है और साथ ही बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था को भी अच्छे से समझ लिया है। अब देखो, यहाँ पर आपको नगर निगम से संबंधित 2 फैक्ट याद रखने हैं। तो पहला फैक्ट ये है कि भारत में सबसे पहले 1688 ईस्वी में नगर निगम की स्थापना हुई थी, जो भारत के मद्रास शहर में हुआ था और मद्रास को आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। दूसरा फैक्ट ये है कि बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी, जो बिहार के पटना शहर में हुआ था। तो ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है और आगे आपको किस चैप्टर पर वीडियो चाहिए ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और हाँ यार, देखो वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।